जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में दोस्तों यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनमें हम दिसंबर 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे आज, जो प्राइमरी लेवल के पेपर होते हैं वो भी। उसमें स्पेशली हम आज एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और उससे भविष्य में बनने वाले जो और भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, जिससे आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में अच्छे स्कोर आ सकें। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। आइए देखिए, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, अर्थात आपसे पूछ रहा है जो जल में पैदा होने वाला खरपतवार है। तो पहले आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करिए जो आपके आसपास या जमीन पे पैदा होता है। जैसा कि मैं जानता हूँ दूब घास सभी लोग जानते होंगे, तो हम इस ऑप्शन को कट कर देंगे क्योंकि दूब घास आपके घरों के आसपास मिल जाती है। और आपने जलकुंभी जैसी घास जरूर सुनी होगी जो जल में कुंभ के रूप में यानी कि लंबी लंबी लताओं के रूप में फैल जाती है पूरे के पूरे पानी के ऊपर ऊपर। चाहे आपने तालाब में देखा होगा, झील में भी देखा होगा, नदियों में भी देखा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलकुंभी हो जाएगा। और दोस्तों ये एक ऐसे जल में होती है जहाँ पे सुपोषण अधिक होता है। क्या अधिक होता है दोस्तों? सुपोषण। अगर मैं बात करूँ कि सुपोषण क्या होता है यानी सुपोषी जल कैसा होता है, तो एक ऐसा जल जिसमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिनका विघटन आसानी से नहीं हो पाता है। और जब होता है तो उनसे जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनकी वजह से जलकुंभी बहुत अधिक मात्रा में जो है कि पैदा हो जाती हैं। अब जैसे अकार्बनिक और कार्बनिक में क्या होता है, जब हम नदियों के किनारे घूम रहे होते हैं तो खाने खा के या कोई भी चीज़ खा के, बिस्किट या चिप्स के पैकेट हम पन्नी में, जो पन्नी होती है वो हम नदियों में बहा देते हैं, तालाब में बहा देते हैं, कुछ कचरे फेंक देते हैं। तो इन कचरे का जब विघटन हो रहा होता है तो इससे बहुत अधिक मात्रा में पोषण की मात्रा प्राप्त होती है। उससे क्या होता है, जलकुंभी उसका प्रयोग करके पूरे के पूरे जल के ऊपर एक घास के रूप में फैल जाती है। और इससे जो उस जल के नीचे रहने वाली मछलियां हैं, शैवाल हैं, प्रवाल हैं, छोटे छोटे जो है कि घेंगे, केकड़े, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, धूप नहीं मिल पाती है और इसकी वजह से उनका जीवन स्तर सुचारू रूप से नहीं चल पाता और इस तरीके से पूरा का पूरा जो जल का पारिस्थितिकी संतुलन होता है वो प्रभावित हो जाता है। चलिए हम तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। क्या होने का लक्षण है? अजैविक। तो पहले तो आप जैविक और अजैविक को समझ लीजिए। जैविक घटक या जैविक लक्षण क्या होते हैं? इसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, साथ ही साथ ये भोजन भी बनाते हैं और इसके साथ ये सांस लेने की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है जिसकी बदौलत ये जीवित रहते हैं। और अजैविक होने की अगर हम बात करते हैं तो अजैविक में क्या होते हैं घटक में, जिसमें ये न तो भोजन बना पाएंगे, न बच्चों को पैदा कर पाएंगे और न ही जो है कि ये सांस ले पाएंगे। जैसे मिट्टी, जल, पर्वत, ये जो है कि सांस नहीं लेते, ना बच्चे पैदा करते हैं, तो इसको हम अजैविक घटक कहेंगे। लेकिन यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो वायरस के लिए पूछा जा रहा है। और वायरस एकमात्र ऐसा अपवाद है जो सजीव और निर्जीव अर्थात जैविक और अजैविक दोनों के बीच की कड़ी है। यानी ये बच्चे तो पैदा करता है, ये बच्चे पैदा करता है, लेकिन अपने पास नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के या किसी जानवर के या किसी जीव के शरीर में घुस के वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा करके उसके शरीर को, उस व्यक्ति के शरीर को, उस जानवर के शरीर को डैमेज कर देता है। तो हमसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा लक्षण होगा जिसकी वजह से हम इसको अजैविक घोषित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, क्या यह प्रजनन नहीं कर सकता? बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये प्रजनन करता है। तो इस आधार पे हम पहला ऑप्शन कट कर देंगे। अगर आप कोरोना की बात करेंगे तो कोरोना भी क्या है, हमारे शरीर में एक वायरस कहीं से घुस जाता है और वो कोरोना ने बहुत सारे कोरोना अंदर पैदा कर दिए जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोरोना अपने बच्चों को हमारे अंदर पैदा करता है और कोरोना क्या है, एक वायरस है। तो इसका मतलब यह प्रजनन कर सकता है, तो ये तो अजैविक घटक नहीं हुआ। दूसरा पूछ रहा है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आप जब कोरोना के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब आप गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं कोरोना के बारे में, तो उसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन भी पाया जाता है और वसा भी पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोरोना की संरचना में क्या क्या पाया जाता है, तो सामान्यतः तो जो जितने वायरस होते हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कोरोना में फैट भी पाया जाता है अर्थात लिपिड पाया जाता है जिसको हम वसा कहते हैं।
तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें आरएनए नाम की वंशानुगत सामग्री पाई जाती है। जैसे मानव शरीर में डीएनए पाया जाता है, उसी तरीके से वायरस में आरएनए पाया जाता है और इसी की वजह से ये अपने बच्चों को पैदा कर पाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि ये क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही इसका अजैविक होने का लक्षण है। अगर हम और जानकारी कलेक्ट करें तो देखिए, विषाणु की खोज अर्थात वायरस की खोज इवानोवस्की नाम के वैज्ञानिक ने की थी और ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं और साथ ही साथ ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती हैं। लेकिन वायरस जो कोरोना वायरस है उसमें आपको प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ लिपिड अर्थात वसा भी मिलेगा। यही इसकी खास विशेषता भी है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। अब यहाँ पे आप 3-4 क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे। आपसे पूछ रहा है कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाता है। जैसे अमरूद पकते हैं, सेब पक जाते हैं, केले पक जाते हैं, आम पक जाता है। तो जब फल पक जाते हैं तो हमको खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ऐसा क्या हार्मोन है जो इसके फल पकाने में मदद करता है? पहला ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा ऑक्सिन और चौथा एथिलीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एथिलीन। और अब मैं इसके बारे में और भी कुछ जानकारी दे दूं आपको। देखिए, एथिलीन जो है कि प्राकृतिक हार्मोन है, लेकिन क्या किया जा रहा है कि एथिलीन की जगह अब बहुत सारी कुछ कंपनियां हैं या बहुत जो छोटे छोटे जो बिजनेस चलते हैं घरों में, उन्होंने एसिटिलीन गैस, कौन सी गैस का प्रयोग करना शुरू कर दिया है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन एक गैस आती है, उसका प्रयोग जो है कि करके फलों को जल्दी पका दिया जा रहा है, यानी कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी पका दिया जा रहा है। आपने सुना होगा केले के बंडल को कार्बेट में लगा के रख दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, केला जल्दी पक जाता है। लेकिन उस केले के पकने में वो मिठास नहीं होती है जो नेचुरल एथिलीन से फल पकते हैं या केला पकता है। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके जो कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल रूप से फलों को पकाया जा रहा है। तो इसीलिए सरकार ने एसिटिलीन गैस पे भी बैन कर रखा है एक तरीके से। और किससे फल पकने चाहिए? एथिलीन गैस से पकने चाहिए, मतलब एथिलीन हार्मोन से। लेकिन यहाँ पे जो 3 हार्मोन और दिए, इनके बारे में भी समझ लीजिए। तो आइए हम इसके बारे में भी समझते हैं कि हो सकता है अगली बार यूपी टेट में आपको एथिलीन नहीं बल्कि ऑक्सिन या साइटोकाइनिन करके नाम क्वेश्चन दे दे। तो देखिए, एथिलीन एक पादप हार्मोन है जिसका निर्माण मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है ये दोस्तों? अमीनो अम्ल से होता है, अमीनो एसिड से। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है, जबकि ऑक्सिन पौधों की वृद्धि और पत्तों एवं फलों के विलगन को रोकने में सहायक होता है। वृद्धि का मतलब कि कोई पौधा कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, ये निर्भर करेगा कि उस पौधे में ऑक्सिन की मात्रा कितनी है। अगर ऑक्सिन हार्मोन अधिक होगा तो उस पौधे की हाइट बहुत तेजी से और अच्छी खासी ग्रोथ करेगी और उसके फल वगैरह, पत्तियां वगैरह भी अच्छे ग्रोथ करेंगे। वहीं अगर हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो साइटोकाइन क्या करते हैं? पौधों में कोशिका का विभाजन करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में और 2 से 3 कोशिकाओं में, मतलब 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से उनका विखंडन होता चला जाता है। और उसके बाद एक पौधे से नए पौधे के रूप में कई सारे फल या बीज के रूप में नए नए पौधों का जन्म होता है। आपने पढ़ा होगा कि मानव में भी समसूत्री एक माइटोसिस और मियोसिस नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें उसकी कोशिका का विभाजन होता है और फिर बच्चों का जन्म भी होता है। तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, अभी हम बस पेपर सॉल्व करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको क्लियर हो गई कि ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, एथिलीन फलों को पकाने के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए अर्थात पौधों को, नए पौधों को जन्म देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 124 की अगर हम बात करें तो देखिए, स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह क्या है? अवायवीय जीवाणु का मतलब जो ऐसा जीवाणु जो प्रकृति में उपस्थित जो 79% लगभग जो नाइट्रोजन है उसका प्रयोग कैसे करता है वो।
उसका प्रयोग वो कैसे करता है कि पौधों को देखिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे डायरेक्ट रूप से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, उसके लिए एक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है और उस जीवाणु का जो नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम होता है। क्लॉस्ट्रीडियम होता है सामान्यतः, और यह क्या करता है, अवायवीय अर्थात वायु के बिना, यानी इसे वायु नहीं चाहिए और तब जाके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। अगर वहां पे वायु पहुंच जाएगी, वायु का मतलब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, तो उसकी ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसलिए इसको अवायवीय जीवाणु भी कहते हैं, जिसको वायु की आवश्यकता नहीं होती है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के समय अर्थात स्थिरीकरण के समय। चलिए आगे हम और चीजें जान लेते हैं कि एजेटोबैक्टर एक वायवीय जीवाणु है, यानी ये O2 की उपस्थिति में ही कोई कार्य कर सकता है, और जबकि राइजोबियम एक सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो सहजीवी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कहने का मतलब कि मैं आपको कुछ देता हूं और आप बदले में मुझे भी कुछ देते हैं। कहने का मतलब राइजोबियम जो जीवाणु है वो दलहनी फसलों में सामान्यतः पाया जाता है। जैसे अरहर की दाल की जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ों में जाके राइजोबियम जीवाणु बैठते हैं। राइजोबियम जीवाणु को भोजन चाहिए होता है और दलहनी फसलों को अपने वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं। इसीलिए वो राइजोबियम के साथ क्या करते हैं भाई, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, अर्थात सहजीविता का रिलेशन बनाते हैं कि कुछ फायदा तुम्हें भी होगा तो कुछ फायदा मुझे भी होगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 125। देखिए किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा बी डीएनए। यही डीएनए जो है कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जीन वगैरह संग्रहित होते हैं, और हम इसके लिए क्या करते हैं कि जब हमारे आगे के बच्चे पैदा होते हैं तो सामान्यतः हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चों में हमारे ही प्रकार के डीएनए और जीन मिलते हैं, हमारे जैसी मिलती जुलती विशेषताएं मिलती हैं इसमें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां हम जरूर एक्सप्लेनेशन करेंगे, या जहां से भविष्य में कोई क्वेश्चन निकल सकता है। चलिए सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। यात्री ट्रेन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि सबसे पहले भारत में कहाँ से ट्रेन चली थी जिसमें यात्रियों ने बैठ के सवारी की थी, यानी सवारी ने बैठ के यात्रा की थी। तो आपको पता है कि बम्बई से थाड़े के बीच में ये ट्रेन चली थी, और बम्बई से थाड़े के बीच में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय आप बताएंगे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और लॉर्ड डलहौजी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत क्या है, तो जरा आप बताइए लॉर्ड डलहौजी का कौन सा इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है? वो सिद्धांत है हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने उत्तराधिकार के नियमों का उल्लंघन करके क्या किया, झांसी, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, इन सबको ब्रिटिश शासन के अधीन ला दिया था। पंजाब को भी इन्होंने युद्ध के माध्यम से ला दिया। अवध को जो है इन्होंने कुशासन के आरोप में अवध के साम्राज्य में शामिल कर दिया था। तो ये डलहौजी साहब थे। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी में एक चीज और मिली है आपको कि इस ट्रेन को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु, साहिब ने खींचा था। जैसे आज क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक ट्रेन जो 20 से 25 बोगी की होती है, जिसमें डिब्बे होते हैं, उसको एक बहुत पावरफुल इंजन अकेला खींचता है। लेकिन उस समय जब पहली बार ये ट्रेन बनी थी तो उसमें 3 इंजन का प्रयोग किया गया था, सुल्तान, सिंधु, साहिब, इन तीनों ने खींचा था। लगभग 33.7 किलोमीटर ये लंबा था रेल मार्ग। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। जो लोग बिहार से बिलोंग करते होंगे वो तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर कहाँ होता है, सोनपुर होता है। ये सामान्यतः हाजीपुर और पटना के पास एक स्थित जगह है सोनपुर, वहाँ पे जो है कि इसका मेला होता है, और ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में फैला होता है ये पूरा मेला, जिसमें पशुओं की सबसे अधिक बिक्री होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल पशु का मेला होता है, वहाँ पे आपके मनोरंजन, खाने पीने के हर प्रकार के सामानों की भी वहाँ पे दुकानें होती हैं, लेकिन पशुओं की ज़्यादा बिक्री वहाँ पे होती है। और ज़रा ये भी देख लीजिए नासिक कहाँ पड़ता है, तो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। हरिद्वार आपको पता है उत्तराखंड में, पुष्कर भी आपको पता है मध्य प्रदेश में। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार में गंडक नदी के तट पर प्रत्येक वर्ष
नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा, ये महीना याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा ये अर्थात दिवाली का समय होता है नवंबर में। उस दिन सोनपुर का पशु मेला लगता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहता है। किस नाम से कहता है? हरिहर क्षेत्र का। तो अगली बार आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप तो कहेंगे भाई हमने सोनपुर का मेला पढ़ा है, तो हरिहर क्षेत्र का मेला भी सोनपुर के मेले को ही कहते हैं जो बिहार में लगता है। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने गलत बोल दिया था, पुष्कर मेला दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान में लगने वाला एक विश्व प्रसिद्ध मेला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1971, 61, 1951 या 81 में? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1961 में। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद नाम की एक संस्था की स्थापना की थी और उनके द्वारा क्या किया गया था कि मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और सांप्रदायिकता, जैसे अगर हम बात करें कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए या निपटने के लिए एक राष्ट्र के लेवल पे, नेशनल लेवल पर एक जो है कि यूनिटी बनाए रखने के लिए काउंसिल की स्थापना की गई थी और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और जो उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए, समता के अधिकार का जो उल्लेख है, तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 23, 34, 24 में क्या कहा गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात है। 14 से 18 में समता के अधिकारों की बात है। 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात है और 25 से 28 में धार्मिक अधिकारों की बात की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 से 18, जिसमें समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। आर्टिकल 15 आपको कहता है कि किसी निश्चित स्थान पर या सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का आपको प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 16 आपको क्या कहता है? जो सरकारी रोजगार होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 आपको अस्पृश्यता का उल्लंघन बताता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, केवल शैक्षिक और सैनिक क्षेत्र में छोड़कर बाकी किसी भी क्षेत्र में राज्य को उपाधि देने से मना करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी। किस देश में लचीला संविधान लागू है? पहला ऑप्शन दिया है अमेरिका, दूसरा दिया है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है यूनाइटेड किंगडम। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लचीला संविधान क्या होता है, भारत का संविधान कैसा है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लचीला संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए किसी भी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कुछ संसद के जो सदस्य होते हैं वो आपस में मिल बैठकर ही संशोधन कर लेते हैं। तो अब मुझे बताइए भारत में क्या इस तरीके की प्रक्रिया है? तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, बिल्कुल इस तरीके की प्रक्रिया है कि मुश्किल से 50% से अधिक लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो लोग मिलकर एक कानून बना लेते हैं कि किसी नए राज्य का निर्माण कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं तो उस पर संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारा संविधान थोड़ा कठोर हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि भारत का संविधान थोड़ा कठोर भी है, थोड़ा लचीला भी है। लेकिन अमेरिका का संविधान पूरी तरीके से कठोर है और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन या इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, जहाँ के अंग्रेज रहते हैं, उनका जो संविधान होता है पूरी तरीके से लचीला संविधान होता है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो देखिए, रेखीय में, ग्रामीण में, अपखंडित में या नगरी में। तो पूर्वा सामान्यतः क्या होता है? ग्रामीण बस्तियों में या ग्रामीण जो अधिवास होता है जहाँ पर रहने के तरीके होते हैं वहाँ सामान्यतः इसको शामिल किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत
कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अब देखिए, पर्वत कई प्रकार के होते हैं, पठारी पर्वत भी होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं और आपके नवीन मोड़दार पर्वत भी होते हैं। तो यहाँ पे पर्वत की बात हो रही है कि जो ज्वालामुखी के माध्यम से पैदा होता है। जैसे पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी निकल के आता है तो पृथ्वी के ऊपर एक इतनी ऊंची संरचना के रूप में खड़ा हो जाता है, जैसे हमको देखने में लगता है कि पहाड़ बन गया, तो उसको हम ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला अपलेशियन पर्वत, दूसरा यूराल पर्वत, तीसरा अरावली पर्वत, चौथा किलिमंजारो पर्वत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किलिमंजारो पर्वत, जो कहाँ मिलेगा आपको। देखिए, अब मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो अपलेशियन पर्वत तो आपको मिलेगा यूएसए में, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत है। जैसे भारत में अरावली पर्वत को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अब अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? उस पर्वत को अवशिष्ट कहा जाता है जिसकी सामान्यतः जो संरचना होती है टूट फूट जाती है, यानी कि विखंडित हो चुकी होती है और बहुत ही बचे खुचे हिस्से के रूप में रह जाती है। अगर मैं यूराल पर्वत की बात करूं तो ये यूरोप और एशिया के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है, जहां से रसिया का यूरोप वाला हिस्सा अलग होता है और एशिया वाला हिस्सा अलग हो जाता है रूस का। अरावली हमारे भारत में है। चलिए हम आगे चलते हैं। और अगर आप लोगों को मैपिंग की बहुत ही बेहतर समझ सीखनी है एटलस के माध्यम से, तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट में हमने स्टडी विद मैप के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें हम लगातार अपने एटलस के माध्यम से वर्ल्ड मैपिंग को कवर करते हैं, जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों को हम कवर करते हैं। क्योंकि आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम हो या यूपी टेट के हो या सी टेट के हो, वहाँ पे आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी के एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी के मैपिंग के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं एलिफेंटा द्वीप की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे अवस्थित है? मुंबई के तट, कच्छ के तट पे, गोवा के तट पे या गंगा के डेल्टा पे? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा मुंबई के तट पे। जो एलिफेंटा द्वीप है वो मुंबई के तट पर है, जो कहाँ पे मिलेगा आपको? अरब सागर में मिलेगा। चलिए अब हम अगर बात करते हैं आगे, देखिए एलिफेंटा द्वीप मुंबई के दक्षिणी भाग में अरब सागर में स्थित है। अरब सागर का मतलब, अगर हम भारत की बात करें तो भारत को अगर इस तरीके से देख लीजिए, ये आपका गुजरात का हिस्सा हो गया, यहाँ महाराष्ट्र मान लेते हैं, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ गोवा, यहाँ केरल। तो यहाँ पे जो सागर है वो कौन सा सागर है? अरब सागर। और इधर जो सागर है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो आपको एलिफेंटा द्वीप यहाँ पे मिलेगा, जो कहाँ पे होगा? अरब सागर के पॉइंट में मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है। और यहाँ पर मिली हाथी की एक विशाल प्रतिमा के कारण पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंट द्वीप रख दिया था। किन्होंने रखा था? पुर्तगालियों ने। तो आपसे पूछा जा सकता है अगले आपके एग्जाम्स में, यूपी टेट में या सुपर टेट में, कि एलिफेंट द्वीप का नाम, एलिफेंटा द्वीप का नाम किसने रखा था? तो पुर्तगालियों ने रखा था। और इसको धारापुरी भी कहा जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और है, यूनेस्को ने इस पर्यटन स्थल को 1987 में अपनी वैश्विक विरासत श्रेणी में भी शामिल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 बस खत्म ही है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा कितनी होती है? भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है, यानी जब जून जुलाई में जब मानसून आता है तो भारत में वर्षा होती है, और सामान्यतः अगस्त सितंबर में जो है कि वर्षा फिर खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। तो एक पर्टिकुलर मानसून में ही हमारे यहाँ केवल वर्षा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 70 से लेके 200 के बीच में। चलिए हम इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन एशिया के मानसूनी प्रदेशों ब्राजील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ स्पष्टतः शुष्क ऋतु होती है, उसके बाद वर्षा होती है, और यहाँ पे वर्षा की मात्रा सामान्यतः 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। इसमें सागौन, शीशम, साल, बांस आदि प्रमुख वृक्ष इन क्षेत्रों में पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, बांस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और सागौन, ये दो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ये किस मतलब जो है कि मानसूनी प्रदेश के हैं या पर्णपाती वन के हैं या सदाबहारी वन के हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि किस वन में पाए जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? तिब्बत का है ये, या हिमालय का है, या प्रायद्वीपीय पठार है, या सान पठार है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार ही कार्बी एंगलोंग कहलाता है। अब जैसे आइए मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में पितली कटक अरावली विस्तार तक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग और कार्बी एंगलोंग पठार इसी का विस्तार है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भारत को जब आप इस तरीके से देखते हैं, दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया और यहाँ पे गुजरात हो गया। यहाँ पे जो ये एरिया आता है इस तरीके का तिकोना टाइप का, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। लेकिन इसी का कुछ ये बचा हुआ हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, जिसमें हमने अभी पढ़ा असम वाले एरिए में, तो यहाँ पे हो जाता है कार्बी एंगलोंग का पठार जो मेघालय असम असम में पाया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था मंत्रिमंडल में है, विधानसभा में है, लोकसभा में है या पंचायती राज संस्थाओं में है। तो देखिए, मंत्रिमंडल में क्या होता है, सरकार और जो है कि सरकार के जो प्रमुख होते हैं वो चुनते हैं कि हमें किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो यहाँ रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है और यही प्रक्रिया लोकसभा में, यही प्रक्रिया विधानसभा में है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, पंचायती राज में, जहाँ पे 1/3 यानी जितनी भी सीटें होती हैं उसकी 1/3 सीटें महिलाओं को मिलती हैं। मान लीजिए 100 सीटों पे चुनाव होना है तो उसका जब तीसरा हिस्सा निकालेंगे 1/3 हिस्सा, तो 33 सीटों पर महिलाओं का चुनाव किया जाता है। तो आइए अब हम इसके बारे में समझते हैं कि संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची के तहत 243 आर्टिकल के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल गया कि भाग 9 किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची, आर्टिकल 243 और 73 अमेंडमेंट और बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पे आपको लगभग 6-7 क्वेश्चन मिल गए। अगर बात करें कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है और जबकि केंद्रीय और राज्य विधानमंडल में ऐसी कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। जबकि लोकसभा के सदस्य या राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और राज्य विधान परिषद या राज्यसभा सेंट्रल में इसके लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम जरा ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। भाग 6, क्योंकि भाग 5 जो है कि केंद्र से संबंधित है और जो राज्य के बारे में होती है, स्टेट के बारे में, तो भाग 6 से संबंधित है। उसमें आर्टिकल 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि एक राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका होना चाहिए और साथ ही साथ राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माने जाने वाले किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन ना हो। यानी यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन राज्यपाल का पढ़ रहे हैं इस समय। कुल मिला के सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखिए सुमेलित करने को आ रहा है, क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो आप देखेंगे इसको हमें मिलाना है। अगर हम बात करें कि कौन कहाँ पे बैठता है, तो भारतीय संघ में तो प्रधानमंत्री ही मुखिया होता है अगर हम बात करें, और राज्य में कौन हो जाएगा, राज्यपाल उसका मुखिया हो जाएगा, मुख्यमंत्री उसके बाद आता है। नगर निगम जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ मेयर के चुनाव होते हैं और ग्राम पंचायत में सरपंच होती है। तो इस तरीके से ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी का डी मतलब 4
और डी का सेकंड। तो आप देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? तो देखिए आर्टिकल जो 356 है इसको हम सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, लेकिन संवैधानिक शासन जब तंत्र विफल हो जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी राज्य में जब सरकार संविधान के नियमों के खिलाफ जाके काम करती है तो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को एक सूचना प्रेषित करता है कि यहाँ जो राज्य सरकार है, जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो सरकार है, वो संविधान के नियमों की अवहेलना करती है, अवहेलना कर रही है या उल्लंघन कर रही है। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यही चीज़ें इसमें पैराग्राफ में भी लिखी हुई है। और आपका जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा, केरल में 1959 में सबसे पहले इसका दुरुपयोग हुआ था, यानी सबसे पहले इसको वहीं लगाया गया था और वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। चलिए बाकी वही ऊपर की लाइनें लिखी जो मैंने अभी बताई है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 140 पे आ जाते हैं हम। बस 10 क्वेश्चन और है दोस्तों। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। और नगर निगम की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं 73 अमेंडमेंट के द्वारा जो है कि 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, 28 विषय मिले हैं ग्राम पंचायत को, उसी तरीके से 74 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में नगर निगम के लिए व्यवस्था की गई थी, यानी नगर पालिका के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसमें 19 विषय इनको दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? मानसूनी वन प्रदेश में, गर्म मरुस्थल में, टुंड्रा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में। तो देखिए जो रेंडियर होते हैं वो एक जानवर की प्रजाति होती है जो सामान्यतः ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? ठंडे प्रदेशों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ठंडे प्रदेश क्या होंगे? टुंड्रा प्रदेश होंगे, सबसे ऊपर जो पाए जाते हैं। देखिए रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले भ्रमणशील जंतु हैं, मतलब घूमते रहते हैं। और टुंड्रा क्या है? एक प्रकार का बायोम है जहाँ पे वर्ष भर सूर्यातप और सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है, यानी न तो वहाँ पे टेम्परेचर हीट होता है और न ही वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच पाती हैं। ऑल टाइम हमेशा बर्फ़ की एक चादर बिछी रहती है। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास का मतलब जो ठंडी घास कहलाती है या जो शीतोष्ण एरिया में आती है। आपके ऑप्शन है डाउन्स, कंपास, पंपास, प्रेरीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कंपास। अगर हम बात करें इसके सही जवाब की तो ये हो जाएगा कंपास, क्योंकि डाउन्स कहाँ होता है, पंपास कहाँ होता है, प्रेरीज कहाँ होता है, इसके बारे में भी आपको जान लेना ही बेहतर होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं ना वो लगभग 30 से 45 डिग्री के अक्षांश के मध्य में होते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक पृथ्वी बना दूं और ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, इसके ऊपर ये 23 डिग्री हो गई कर्क रेखा, इसके नीचे 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे मतलब ये हो गई आपकी मकर रेखा, ये हो गई ये कर्क रेखा हो गई, ऊपर इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से 30 से 45 डिग्री में जो वनस्पतियां पाई जाती घास की वो शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। तो जिसमें आपके प्रेरीज, वेल्ड, पंपास, डाउन्स, स्टेपेज ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, जबकि कंपास, सवाना, लानोस, सेल्वास ये सब उष्ण कटिबंधीय होती है जो सामान्यतः 10 से 25 डिग्री के बीच में पाई जाती है और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिक पाया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं आगे। जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें बताना ही नहीं है, एशिया इसका सीधा आंसर है, क्योंकि चाइना और भारत विश्व के 2 महत्वपूर्ण देश हैं जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या है और वो दोनों ही देश एशिया में है, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया हो जाएगा। चलिए इसके बाद यूरोप मतलब अफ्रीका और यूरोप भी आते हैं। फिर हम बात करें भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो हम बताएंगे भारत में थारू जनजाति कहाँ पे,
इसमें जो है कि आपको उत्तराखंड भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र होते हैं, जो आपके पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, गोरखपुर, इन सब क्षेत्रों में थारू जनजातियाँ मिलती हैं और उत्तराखंड में भी स्पेशली थारू जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे आयोग ने क्या आंसर माना है देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे दिया नहीं है कि आयोग ने क्या माना, लेकिन इसके दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। भिलाई इस्पात कहाँ स्थित है? तो भिलाई आपको पता है छत्तीसगढ़ में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ दोस्तों। और ये किसके सहयोग से बना था? तो सोवियत संघ के सहयोग से, यानी यूएसएसआर के सहयोग से बना था। और उस समय जो है कि सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में ये छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और ये भारत का पहला इस्पात कारखाना भी है, जबकि हमने राउरकेला और दुर्गापुर भी यहाँ पे बसेगा। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आता है, राउरकेला आपका उड़ीसा में आ जाएगा और भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। इन तीनों कारखाने की स्थापना हुई थी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, बस 4 क्वेश्चन और हैं। कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण है, ऑप्शन है आपका काइटन, लीच, यूप्लेक्टेला और इक्नस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यूप्लेक्टेला। चलिए आगे हम देखते हैं। अच्छा, इसको समझ लीजिए, हो सकता है आगे फिर एग्जाम्पल आ जाए आपको क्वेश्चन। अचल जीव क्या होते हैं? तो ये किसी न किसी आधार से चिपके होते हैं और इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जो शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। सामान्यतः समुद्री आवास में ये पाए जाते हैं और इन्हें स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनके शरीर से हमेशा रस निकलता रहता है एक तरीके से। चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो किसकी इकाई होते हैं? भाई अमीनो अम्ल या वसा अम्ल या ग्लूकोज या विटामिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीनो अम्ल। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे अमीनो एसिड से बने होते हैं या उसमें इनके अणु मिलते हैं। और एक पहचान ये भी है कि जिस भी वर्ड के पीछे एज लग जाएगा वो सब प्रोटीन कहलाएंगे, जैसे लाइपेज हो गया, गाइलेज हो गया, माइलेज हो गया, इस तरीके के सारे ये प्रोटीन में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो देखिए रिक्तिकाएं, लवक, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति और तारककाय, जिसको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा तारककाय। देखिए लवक क्या होते हैं? कलर होते हैं। तो भाई पेड़ों में आपको फलों के कलर अलग मिलेंगे, पत्तियों के कलर हरे मिलेंगे, तने के कलर या रंग जो है अलग मिलेंगे। इसका मतलब पेड़ों में लवक तो उपस्थित होता है। और रिक्तियों की अगर हम बात करें तो आप किसी पत्ती को जब तोड़ के देखेंगे तो उसमें बहुत महीन महीन जो है कि धाराएं होती हैं, लाइनें होती हैं, तो वो रिक्तिकाएं के रूप में होती हैं। और सेलुलोज कोशिका भित्ति, ये तो वनस्पतियों की मुख्य विशेषता होती है। ये बल्कि जंतु और मनुष्य में नहीं पाई जाती, केवल और केवल वनस्पति में पाई जाती है। तो क्या ऐसी अनुपस्थित होता है? तारककाय, जो वनस्पतियों में नहीं पाया जाता है। चलिए और हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अधिवक्र ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या यकृत ग्रंथि। यकृत का मतलब लीवर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कि कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है और पित्त रस का निर्माण एवं श्रावण करती है और आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में ही संचित रहते हैं, जिससे डायबिटीज वगैरह की समस्याएं कम होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछ रहा है और ये सारस क्रेन होता है। बहुत सारे लोग गौरैया भी लगा देंगे, जबकि गौरैया ध्यान रखिएगा ये बिहार का राज्य पक्षी है, जबकि यूपी का क्या है? सारस क्रेन है। चलिए तो हम इसी तरीके से हमने देखा आज के जो आपके एनवायरनमेंट के सेगमेंट थे वो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसके हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को लेके हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।